अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी से सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ बाल मनोरमा टीका सहित हम लोग फेसबुक सामाजिक अंतर्जाल के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन करेंगे। इसके पहले सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के साथ जो बाल मनोरमा टीका ग्रंथ का अध्यापन होने वाला था, उससे संबंधित भूमिका के विषय में मैं आप लोगों से पहले ही आप लोग के साथ विचारों को प्रस्तुत कर चुका हूं। अब आज के दिन हम लोग विचार करेंगे सरल संस्कृत व्याकरण पर। सरल संस्कृत व्याकरण क्या है? देखिए, वस्तुतः यदि देखा जाए तो सिद्धांत के अनुसार नियमतः जब हम लोग प्रक्रिया इत्यादि को पार करते हुए, प्रयोगों को साधते हुए, जैसे कि अच संधि प्रकरण, अजंत पुल्लिंग प्रकरण, संधि प्रकरण, अजंत हलंत इत्यादि जो सुबंध प्रकरण है उनको, और कृदंत प्रकरण, तद्धित प्रकरण इत्यादि को जो हम लोग साधते हुए आगे बढ़ते हैं तो यह जो अध्ययन होता है यह सैद्धांतिक रूप से आपका अध्ययन होता है। लेकिन हम लोगों में ऐसे अनेक लोग हैं जो कि या तो कठिनता की वजह से या समय अभाव के कारण संस्कृत में रुचि रखते हुए भी सिद्धांत कौमुदी के साथ साथ बाल मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा आदि दुरूह ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। यद्यपि उनके मन में संस्कृत के प्रति निष्ठा तो रहती है, संस्कृत में उनकी रुचि तो रहती है, लेकिन समयाभाव के कारण या अन्य कारणों से वे संस्कृत भाषा के बारे में चाह करके भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी कक्षा है सरल संस्कृत व्याकरण। सरल संस्कृत व्याकरण उन हर एक लोगों के लिए है जो संस्कृत के ही छात्र रहे हैं और संस्कृत में निष्ठा भी है संस्कृत सीखने के प्रति, लेकिन समयाभाव के कारण सीख नहीं पाए। तो उनको संस्कृत भाषा के बारे में, संस्कृत व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी चाहिए यदि उनकी इच्छा है। और ऐसे लोग जो संस्कृत भाषा के बारे में जरा सा भी नहीं जानते, संस्कृत भाषा के बारे में नाम मात्र भी नहीं जानते, लेकिन हिंदी भाषा का उनको सम्यक ज्ञान है, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह मैं कक्षा सरल संस्कृत व्याकरण ये आप लोग के समक्ष उपस्थित किया हूँ। 26 नवंबर से अर्थात प्रबोधिनी एकादशी के एक दिन बाद इसकी कक्षा भी चलेगी। अब आप लोग को पहले बताया जा चुका था, जैसे कि जिस प्रकार सिद्धांत कौमुदी इस प्रक्रिया ग्रंथ का अध्ययन करने से पहले यदि हम लोग उसके पारिभाषिक शब्दों के बारे में यदि जानकारी कर ले, जो मुख्य प्रकरण हैं यदि उनके बारे में यदि संक्षेप में कुछ ज्ञान हो जाए, तो इससे क्या होता है कि ग्रंथ के अध्ययन में हमें सरलता महसूस होती है।
तब कठिनाई कम हो जाती है। इसी तरह आज भूमिका के रूप में मैं यह पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोग को सरल संस्कृत व्याकरण जो मैं कक्षा चलाने वाला हूं उससे संबंधित कुछ जानकारी प्रस्तुत कर सकूं और उसके साथ साथ संस्कृत भाषा की हमारे जीवन में क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में भी आप लोग को बोध करा सकूं। इसलिए आज मैं प्रस्तुत विषय व्याकरण शास्त्र की भूमिका और उससे संबंधित विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान देना है मित्रों, यह जो भूमिका है आज की, इसका संबंध जो मेरी 26 नवंबर से कक्षा चलेगी सरल संस्कृत व्याकरण की, ये उससे संबंधित है। ऐसा नहीं है कि यदि यह उससे संबंधित है तो जिनको प्रौढ़ मनोरमा, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करना है वे इसको नहीं समझ सकते अथवा यह उनके लिए ज़रूरी नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके लिए जितनी ज़रूरी थी वो तो मैं प्रस्तुत भूमिका में संक्षेप में प्रस्तुत कर ही चुका हूँ। यदि वे आज मैं जो विषय प्रस्तुत करने वाला हूँ, यदि इस विषय की जानकारी यदि उनको है तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो यदि इसके बारे में भी यदि ज्ञान वे कर लेंगे तो आगे उनको भी अपने ग्रंथों के अध्ययन में सहयोग मिलेगा। और उनको भी ये चाहिए, जो लोग सिद्धांत कौमुदी इत्यादि कठिन ग्रंथों के पाठन में लगे हुए हैं, पठन में लगे हुए हैं, उनको भी ये चाहिए कि ग्रंथ पूर्ण होने में अथवा ग्रंथ को समाप्त करने में बहुत अधिक समय लग सकता है। इसलिए यदि वे उसके साथ साथ यदि सरल संस्कृत व्याकरण के माध्यम से यदि इसका भी अध्ययन कर ले, सरल संस्कृत व्याकरण का, तो वे संस्कृत भाषा में, मुझे विश्वास है वे संस्कृत भाषा में कुछ दिनों बाद बहुत विधिवत ढंग से अच्छी तरह से वार्तालाप करने लगेंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में खासकर विशेषकर संस्कृत के जो विद्वान होते हैं वे अपने संभाषण इत्यादि में क्या करते हैं, जो आपका कठिन से कठिन और जो अलंकारिक शब्द होते हैं वैसा प्रयोग करते हैं। होना भी यही चाहिए, जिससे उनकी विद्वता छलकती हुई दिखती है। लेकिन मित्रों, मेरा विचार यह था कि चाहे मुझे सरल से सरल भाषा का प्रयोग क्यों न करना पड़े, चाहे मुझे कितने भी सरल भाषा का प्रयोग करना पड़े, यहाँ तक कि हिंदी के साथ साथ उर्दू तक भी पहुँच जाना पड़े, लेकिन मेरा ध्येय ये हमेशा रहेगा कि जो विषय है, जो विषय मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस विषय के बारे में आप लोग को पूर्णतः जानकारी हो जाए, अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं उन अलंकारिक शब्दों की अपेक्षा सरल शब्दों पर विशेष ध्यान दूंगा, जिससे कि हर एक व्यक्ति को मेरी भाषा और मेरे विचार, मैं जो ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूँ उसके बारे में अच्छी से जानकारी हो सके। तो आज का विषय था भूमिका, सरल संस्कृत व्याकरण से संबंधित भूमिका और सामान्य विषयों के बारे में चिंतन। देखिए, भूमिका क्या है। व्याकरण शास्त्र की परिभाषा के बारे में मैं पूर्व में ही, इसके पहले अभी जब मैं यह लगभग एक सप्ताह पहले मैं उपस्थित हुआ था, तभी मैं
व्याकरण शास्त्र की क्या परिभाषा है उसके बारे में मैं आप लोग को अवगत करा चुका था। आप लोग को जानकारी हो चुकी थी कि संस्कृत व्याकरण या व्याकरण की परिभाषा क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। यह पूर्व में ही मैं बोध करा चुका हूँ। फिर भी ऐसे लोग जो वह वीडियो नहीं देख पाए थे या अथवा उस दिन किसी अन्य कारण से, क्योंकि वो जो विषय था वो आपका सिद्धांत कौमुदी इत्यादि दुरू ग्रंथों से संबंधित था, इसीलिए यदि वे न देख पाए हों तो आज मैं पुनः व्याकरण की परिभाषा के बारे में सामान्य रूप से अवगत कराते हुए फिर मुख्य मुख्य विषयों के बारे में प्रस्तुति करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। आइए समझते हैं कि यह जो व्याकरण शास्त्रीय परिभाषा है, यह आजकल की जो परिभाषा हम लोग हिंदी इत्यादि में पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में पढ़ते हैं, उसमें और इसमें कितना अंतर है। व्याकरण का लक्षण है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा व्याक्रियन्ते शब्दा येन तद व्याकरणम, जिसके द्वारा शब्दों की विशिष्ट रूप से उत्पत्ति के बारे में जाना जाए। शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति अर्थात प्रकृति प्रत्यय लगा लगा करके एक एक शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जो शास्त्र ज्ञान कराता है उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी मैं विशिष्ट रूप से उत्पत्ति ऐसा कह के आप लोग को अवगत करा चुका हूँ। मेरे एक मित्र भाई थे, उनको भ्रम हो गया था कि आप लोगों को सरलता से समझाने के लिए विशिष्ट उत्पत्ति, इस उत्पत्ति शब्द तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन लोगों को तब लोग इससे ये समझेंगे कि शब्द उत्पन्न होता है और जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। इस तरह शब्द की अनित्यता की स्थिति आ जाएगी। तो उत्पत्ति शब्द सामान्य रूप से तो सही है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ रखना सही नहीं है। तो यदि जिनको ये उत्पत्ति शब्द रखने पर जिनको केवल इतना भ्रम है, ये भ्रम है कि उत्पत्ति कहने से यह शब्दों में अनित्यता की स्थिति आ जाएगी। अगर हम ऐसा लक्षण करेंगे कि यह जिसके द्वारा यह शब्दों की विशेष रूप से उत्पत्ति होती है, विशिष्ट रूप से उत्पत्ति होती है, यदि ऐसा लक्षण करने पर यदि हमको भ्रम आता है कि इससे शब्द अनित्य हो जाएंगे, तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर उत्पत्ति का संबंध है प्रकट होने से है। यहाँ पर उत्पत्ति का संबंध प्रकट होने से है। जिस तरह ध्यान देना चाहिए कि यह आप लोग पढ़े होंगे, भगवान जन्म लेते नहीं हैं, भगवान नित्य हैं, वे जन्म नहीं लेते हैं, केवल लीला मात्र करते हैं अर्थात प्रकट होते हैं। वे जैसे एक सामान्य जीव का जन्म होता है वैसे भगवान का नहीं होता है, वे स्वयं अपने को प्रकट करते हैं। तो प्रकट होना में और यह जन्म होना में, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर मैं जिस उत्पत्ति शब्द की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर उसका अर्थ यही है कि शब्द तो नित्य है ही, शब्दों नित्य ही वैयाकरणानाम सिद्धांत। शब्द का कभी नाश नहीं होता, शब्द नित्य रहता है। क्यों? क्योंकि ये वैयाकरणों का हमेशा से सिद्धांत ही रहा है। शब्द कभी क्यों? क्योंकि जब भी प्रलय काल में भी जितने इस संसार में पदार्थ हैं उन सब का प्रलय हो जाता है, लेकिन जो शब्द रहता है फिर भी शब्द नष्ट नहीं होता। कोई ना कोई प्राकृतिक ध्वनि निकलती रहती है हमेशा। अगर यदि क्योंकि प्रलय काल में सब कुछ नष्ट होकर के मात्र परम ब्रह्म परमात्मा ही शेष रह जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए
कि अगर यदि एक भी चेतन वस्तु यदि संसार में रहता है तो क्या होता है, तो बिना जान लीजिए कि यदि एक भी चेतन वस्तु रहेगा तो शब्द तो रहेगा ही। क्यों? क्योंकि जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि वायु का जो कण होता है, वायु का जब कण भी चलता है तो वह भी शब्द करता है। वायु का कण जब चलता है तो उसमें भी शब्द होता है। इसलिए इस विषय पर अधिक विचार न करके हम लोग इतना जानकारी करना चाहेंगे, इतना जानना चाहेंगे कि यहाँ पर उत्पत्ति का मतलब कि प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से किस तरह शब्दों के हम प्रकृति और प्रत्यय के विभाग को करके शब्दों के अर्थ के बारे में ज्ञान करते हैं, शब्दों के अर्थ के बारे में ज्ञान होता है, और फिर प्रकृति प्रत्यय को अलग करके शब्द को हम अलग करते हैं, फिर पुनः प्रकृति प्रत्यय लगा करके उनको जोड़ देते हैं। यही ज्ञान जिस शास्त्र के माध्यम से होता है उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, यहाँ उत्पत्ति का अर्थ शब्द की अनित्यता से मत समझिएगा। अच्छा देखिए, हमारे सामने ये लेखनी है। यदि हमने ये कह दिया कि ये लेखनी अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन एकाएक हमारे सामने आ गई, तो हम क्या मानेंगे? हम ये कहेंगे कि लेखनी नहीं थी, लेखनी नष्ट है? नहीं, लेखनी थी, हम उसको देख नहीं पा रहे थे, उसके स्वरूप को नहीं देख पा रहे थे। इसी तरह जो शब्दों की व्युत्पत्ति होती है वो आपका शब्द की व्युत्पत्ति जो होती है उसकी स्थिति हम लोग देखते हैं, अवश्य देखते हैं, लेकिन वहाँ व्युत्पत्ति करने का मतलब, वहाँ शब्दों को अलग करने का अर्थ ये नहीं हो जाता कि शब्द नित्य थे, शब्द का जन्म हुआ है। वहाँ शब्द के बारे में विश्लेषण किया गया है, चिंतन किया गया है कि ये शब्द बना कैसे है। तो शब्द के बनने का मतलब ये नहीं हो गया कि उसका नया जन्म हुआ है या उसकी नई उत्पत्ति हुई है। तो व्याकरण शास्त्र के परिभाषा के बारे में हम लोग विचार कर रहे थे कि जिसके द्वारा प्रकृति प्रत्यय इत्यादि के माध्यम से शब्दों की विशिष्ट उत्पत्ति के बारे में ज्ञान होता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। जैसे कि राम शब्द है। अब राम शब्द आपका शब्दों नित्य, यदि अब व्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे तब तो यहाँ पर उसकी व्युत्पत्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन जब हम व्युत्पत्ति पक्ष को रखते हैं तब रमन्ते योगिनोऽस्मिन् इति रामः, ऐसा अर्थ होता है। रम धातु से घय प्रत्यय होता है। रम धातु से रम धन घय प्रत्यय होकर के वहाँ पर घय में अकार शेष बचता है तो रम बनता है। सूत्र आता है अतुपधाया से रम धातु में स्थित रकार उत्तरवर्ती अकार को वृद्धि होकर के राम बनता है। और पुनः कृतद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुविभक्ति आती है। सुविभक्ति में जो उकार है उसकी उपदेशजनुनासिक इस सूत्र से, उपदेशजनुनासिक इत इस सूत्र से इस संज्ञा होती है, तस लोप से लोप हो जाता है। राम स बचता है। ससजुसो रू से रुत होता है। रू में स्थित उकार की संज्ञा होती है, तस लोप से उसका भी लोप हो जाता है। र बचता है। र के स्थान पर खर व सानी और विसर्जनीय इस सूत्र से विसर्ग आदेश होता है। विसर्ग आदेश होने के बाद शब्द बनता है राम। तो अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि ये राम, ये जो राम शब्द है, इस राम शब्द के बारे में हम लोग रम धन घय जो हम लोग प्रकृति प्रत्यय विभाग किए, प्रकृति हुआ रम, प्रत्यय हुआ घय, तो इसके बारे में जानकारी हमको किसके माध्यम से हुई? व्याकरण शास्त्र के माध्यम से ही। जो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करेंगे उनको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार व्याकरण शास्त्र के द्वारा किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है ये हमें इसका ज्ञान होता है। और
सामान्य अर्थ है साधु शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, जिसके द्वारा साधु शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, जिसके द्वारा शुद्ध शब्दों के बारे में ज्ञान होता है, अर्थात शुद्ध शब्दों के ज्ञान का जो जनक है, जनक का अर्थ है उत्पन्न करने वाला। तो शुद्ध शब्दों के ज्ञान को उत्पन्न कौन करता है? व्याकरण शास्त्र ही करता है। इसलिए तो जिसके द्वारा शुद्ध शब्दों के ज्ञान के बारे में पता चले उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। देखिए, किसी ने कहा कि जब तक हम अशुद्ध शब्दों को नहीं जानेंगे, अरे जब तक अधर्म नहीं रहेगा तब तक धर्म की व्याख्या कैसे होगी? हम जान जाएंगे कि ये अधर्म है तो उससे भिन्न धर्म हो जाएगा। तो इसलिए लक्षण ये होना चाहिए कि साधु शब्द का ज्ञान जिसके द्वारा हो वह व्याकरण शास्त्र नहीं, अपितु जिसके द्वारा शुद्धि और अशुद्धि, शब्दों की शुद्धि और अशुद्धि दोनों के बारे में ज्ञान होता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यदि हम शुद्धि और अशुद्धि ये दोनों शब्द रखते हैं तो व्याकरण शास्त्र का जो लक्ष्य है, लक्ष्य हमेशा एक ही होता है। व्याकरण शास्त्र का लक्ष्य है प्रयोगों को साधना, और उनको साधने का मतलब कि शुद्ध प्रयोगों को ही साधा जाता है, अशुद्ध को नहीं। क्यों? क्योंकि यदि अशुद्ध शब्दों को यदि व्याकरण शास्त्र साधने लग जाए तो फिर उसका तात्पर्य ही क्या रह जाएगा? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम का अर्थ ये है कि उसमें संस्कार है, शब्दों में जो संस्कार होता है। तो ये बताइए, जब संस्कार ही नहीं रह जाएगा फिर यह जहाँ संस्कार वहीं रहेगी जहाँ शुद्धि रहेगा। तो इस प्रकार व्याकरण का संबंध हमेशा शुद्ध शब्दों से ही होता है, न कि अशुद्ध शब्दों से। अब यहाँ पर कुछ लोग को यह भ्रम होता है कि हिंदी भाषा में व्याकरण का अर्थ है जिस शास्त्र के द्वारा भाषा की शुद्धि और अशुद्धियों के बारे में ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हमको इस तरह समझना चाहिए कि यदि हम जब शुद्ध शब्दों की जानकारी कर लेंगे, शुद्ध शब्दों के बारे में जान जाएंगे, तो शुद्ध शब्दों के बारे में जानने के बाद जो शेष रहेंगे वो अशुद्ध शब्दों में आ जाएंगे। शुद्ध शब्दों के बारे में जान लेने के बाद अशुद्ध शब्दों की जानकारी स्वतः हो जाएगी। इसलिए यदि हिंदी भाषा में यह परिभाषा प्रयुक्त होती है कि जिसके माध्यम से भाषा की शुद्धि और अशुद्धियों के बारे में ज्ञान होता है वह व्याकरण शास्त्र है, तो कोई आपत्ति नहीं, वह भी परिभाषा उचित है। लेकिन वहाँ भी ध्यान देने योग्य बात यही रहना चाहिए कि व्याकरण का उद्देश्य, व्याकरण का लक्ष्य भाषागत शुद्धि ही होती है। भाषागत शुद्धि का ज्ञान होना ही आवश्यक है, न कि अशुद्धि का ज्ञान। अशुद्धि का ज्ञान इसलिए होना आवश्यक है क्योंकि हम उसका प्रयोग न करें, और शुद्धि का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको उसका प्रयोग करें। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग को अपनी जीवन शैली, हमको क्या क्या छोड़ना है, हमको क्या क्या त्यागना है। यदि हम ऐसा न सोच करके हमको क्या क्या चुनना है, क्या क्या अपनाना है, यदि इसमें लग जाएंगे तब भी कोई शंका नहीं रह जाएगी, तब भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। क्योंकि यदि हमने उचित चुन लिया तो निश्चित है जब उचित को चुन लिए तो अनुचित को नहीं चुनना पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से यदि शुद्ध शब्दों के बारे में जानकारी व्यक्ति कर लेगा तो अशुद्ध शब्दों के बारे में जानकारी तो हो भी जाएगी, और मुख्यतः उसका प्रयोग भी नहीं करेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो व्याकरण शास्त्र की भूमिका में, व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में और अन्य भाषा के व्याकरण शास्त्र में अंतर क्या है? देखिए, अपने यहाँ जो संस्कृत भाषा का व्याकरण शास्त्र है, अपने यहाँ के
व्याकरण शास्त्र में एक एक शुद्धि का ध्यान रखा गया है। ऐसे एक भी शब्द नहीं मिलेंगे जिनके उच्चारण में आपको भिन्नता दिखाई न दे, समानता दिखाई दे। अन्य भाषा के व्याकरण ग्रंथों में ऐसा नहीं है, अन्य भाषा के व्याकरण में ऐसा नहीं है। उदाहरण के रूप में देखिए, मैं किसी भाषा की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण का महत्व क्या है मैं उससे अवगत कराना चाहता हूँ। अंग्रेजी भाषा में जब कभी यस कभी यू लगा रहता है, किसी वर्ड के साथ, किसी अक्षर के साथ यू लगा रहता है तो भी उसका उच्चारण अ होता है, ए लगा रहता है तो भी उसका उच्चारण अ रहता है, ओ लगा रहता है तो भी उसका उच्चारण अ रहता है। ये भ्रम हो जाता है। यस यू यन सन माने सूरज होता है, आर यू यन रन माने दौड़ना होता है, और यस ओ यन सन माने बेटा भी होता है। इसी तरह यदि विचार किया जाए तो ऐसे अनेकों शब्द मिलेंगे जहाँ पर अ के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी देखेंगे आपको, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आ का अंग्रेजी में वर्ण होता है डबल ए, लेकिन वहाँ भी ए, आ के लिए भी ए का प्रयोग होता है और अ के लिए भी ए का प्रयोग होता है। वहाँ व्यक्ति भ्रम में हो जाता है, कहाँ डबल ए लगाएं और कहाँ ए रहेगा। अ के साथ हमेशा ए का ही प्रयोग होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आ के साथ कभी डबल ए का प्रयोग होता है, कभी ए का प्रयोग होता है। यह जो भेद है, यह भ्रम उत्पन्न करता है। कभी यू के साथ उच्चारण अ होता है तो कभी ओ के साथ उच्चारण होता है। यह जो शब्दगत भेद है, यहाँ पर यह जो समानता है शब्दों में, वावेल अलग होने पर, स्वर अलग होने पर भी जो शब्दों में समानता दिख रही है, यह सोचने पर विवश कर देती है। और इसी तरह KNOW का अर्थ होता, KNOW का उच्चारण होता है नो का अर्थ होता है जानना, और NO का उच्चारण भी होता है नो, उसका अर्थ होता है नहीं। कितना अंतर है समझना चाहिए। वहाँ KNOW है और यहाँ NO है, दोनों का उच्चारण एक ही जैसा। तो इस तरह यदि विचार करें हम लोग तो ऐसे अनेकों शब्द मिलेंगे जहाँ पर आप ये 100% निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हमने इंग्लिश ग्रामर का, अंग्रेजी व्याकरण का अध्ययन कर लिया, आंग्ल भाषा के व्याकरण का अध्ययन कर लिया और मैं उच्चारण का नियम पूर्णतः जान चुका हूँ। लेकिन अपने यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ के भाषा में, अपने यहाँ के व्याकरण में जो विशेषता है, वहाँ एक एक शब्दों के बारे में, एक एक शब्दों का तो विचार छोड़ दीजिए, एक एक स्वरों के, एक एक अच के भेद कर दिए गए हैं। अ के 18 भेद हमारे यहाँ, अपने यहाँ अ 18 प्रकार का होता है, ई 18 प्रकार का होता है, ऊ 18 प्रकार का होता है। कहीं भी हम लोग कोई भी शब्द बोलते हैं उसमें जरा सा भी कभी ये संदेह नहीं होता कि इस शब्द का उच्चारण ये होगा अथवा यह होगा। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ के जो शब्द के नियम हैं वह स्पष्ट हैं। और कारण ये है कि संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है और इसके सबसे प्राचीन होने का सबसे बड़ा प्रमाण ऋग्वेद ही है, जिसकी भाषा संस्कृत है। अच्छा, संस्कृत तो ध्यान देने वाली बात यह है, यदि संस्कृत भाषा का प्रयोग कंप्यूटर के लिए यदि होने लग जाए तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन से
जिस दिन से संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए चुन ली जाएगी अथवा कंप्यूटर का प्रयोग संस्कृत भाषा में होने लगेगा, उस दिन से भारत देश के जो विश्वगुरु बनने की राह है वह आसान हो जाएगी। समझ लीजिए कि फिर बस विश्वगुरु ये पद छत है और हम लोग सीढ़ी पर अब एक एक सीढ़ी पार कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये संस्कृत भाषा जन सामान्य और कंप्यूटर की भाषा नहीं हो सकती, तब तक भारत विश्वगुरु बन जाए ये असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि आजकल के समय में वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक वस्तु का ही महत्व होता है। हमको ये विचार करना चाहिए कि जब वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक वस्तु का ही महत्व होता है तो संस्कृत भाषा से बढ़ के संस्कृत भाषा के वैज्ञानिकता से बढ़ के वैज्ञानिकता अन्य किस भाषा में है? किसी भी भाषा में नहीं है। संस्कृत भाषा जितना शुद्ध और प्रकृष्ट है, जितना शुद्ध, सरल और उत्कृष्ट है, उतना दुनिया की अन्य कोई भी भाषा उतनी शुद्ध, उतनी उत्कृष्ट नहीं है। इसलिए संस्कृत भाषा कंप्यूटर की भाषा बने और होना भी यही चाहिए, ऐसा प्रयास करना नितांत आवश्यक है। एक बात और, हम लोग जब अनुवाद करते हैं तो जैसे कि हमने कहा राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है इसका अनुवाद होता है रामः विद्यालयम गच्छति। रामः विद्यालयम गच्छति संस्कृत भाषा में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रामः विद्यालयम गच्छति इसका अर्थ साफ है, स्पष्ट है, राम विद्यालय जाता है। यहाँ पर हम राम विद्यालय जाता है, रामः विद्यालयम गच्छति, इस प्रयोग में हम राम के स्थान पर पहले यदि गच्छति का प्रयोग कर दे, गच्छति विद्यालयम रामः, विद्यालयम गच्छति रामः, विद्यालयम रामः गच्छति, गच्छति रामः विद्यालयम, यदि शब्दों में हेर फेर कर दें तो भी अर्थ वही रहेगा, हमेशा अर्थ में जरा सा भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि हम इसी के स्थान पर यदि अंग्रेजी में अनुवाद करें तो अंग्रेजी अनुवाद होगा राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि राम गोज टू स्कूल जब हम ऐसा कहते हैं तब अर्थ होता है राम विद्यालय जाता है। लेकिन यदि यहीं पर यदि हम गोज को पहले कर दे और राम को बाद में कर दे तो अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो जो अर्थ यह था राम विद्यालय जाता है वह ना होकर के वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। क्यों? इसका कारण यही है क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा नियम नहीं है, अंग्रेजी भाषा में ऐसा नियम नहीं है। इसलिए यदि हमारे पास यदि समयाभाव है और यदि हमने समयाभाव के कारण जल्दी में हमने क्या किया, यदि यह रामः विद्यालयम गच्छति के स्थान पे विद्यालयम गच्छति रामः, गच्छति विद्यालयम रामः, यदि ऐसा प्रयोग कर दिया, यदि ऐसा अनुवाद कर दिया तो वह शुद्ध नहीं माना जाता है, तो भी क्या रहता है, वह शुद्ध होता है। लेकिन अंग्रेजी में यदि अंग्रेजी में हमने राम गोज टू स्कूल के स्थान पे गोज टू राम स्कूल, गोज राम स्कूल अथवा स्कूल गो टू राम, गोज टू राम, अगर ऐसा प्रयोग कर दें, उलट पलट कर दें, हेर फेर कर दें, तो वहाँ पर
जो अर्थ पहले था राम विद्यालय जाता है ऐसा अर्थ नहीं रह जाता। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यदि जल्दीबाजी में हमने कोई भी शब्द नियमतः न लिख के यदि पहले अन्य दूसरा कोई शब्द लिख लिया तो वहाँ पर हमको डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो उस समय जो समय जाएगा उसकी अपेक्षा अगर आप चाहेंगे तो मिटाने की अपेक्षा और लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। संस्कृत में ऐसा नहीं करना होता है। यदि आपने जल्दीबाजी में समयाभाव के कारण यदि आपने किसी शब्द को पहले ही लिख दिया तो भी अर्थ नहीं बदलेगा, तो भी वह सही है। गच्छति विद्यालयम रामः, हमने एकदम उल्टा कर दिया, गच्छति विद्यालयम रामः, कोई आपत्ति नहीं, फिर भी शुद्ध है और फिर भी अर्थ वही है, अर्थ नहीं बदलता। यह संस्कृत व्याकरण की महिमा है। इस प्रकार यदि संस्कृत भाषा यदि कंप्यूटर की भाषा बन जाए तो विश्वास है भारत देश को विश्व गुरु होने में समय नहीं लगेगा। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना चाहिए कि व्याकरण शास्त्र की उपयोगिता क्या है। क्या बिना संस्कृत व्याकरण, आजकल यह बहुत से लोग कहते हैं कि अब आजकल आज के आधुनिक युग में संस्कृत भाषा की कोई महत्ता नहीं रह गई है, इसलिए इसको उतना महत्व नहीं देना चाहिए, इसको अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा ही हिंदी भाषा के मजबूती का, हिंदी भाषा के उत्कृष्ट होने का जो जड़ है वो संस्कृत व्याकरण ही है। हम लोग राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं उनको राष्ट्रपति इस नाम से जानते हैं। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रपति, हम लोग हिंदी में राष्ट्रपति बोलते हैं और अंग्रेजी में प्रेसिडेंट बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रपति ये शब्द हिंदी है कि संस्कृत है। अगर विचार किया जाए तो यह शब्द संस्कृत है और यहाँ पर संस्कृत के अनुसार षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। षष्ठी तत्पुरुष समास क्या है? राष्ट्र से पति ही इति राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति में समास है षष्ठी तत्पुरुष समास है। अर्थ होता है राष्ट्र का पति, राष्ट्र का मालिक। अब यहाँ पर विचार करना चाहिए कि यदि संस्कृत व्याकरण नहीं रहेगा, यदि संस्कृत व्याकरण नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति, राष्ट्र शब्द अलग है, पति शब्द अलग है। राष्ट्र का अर्थ होता है देश है और पति का अर्थ होता है स्वामी, मालिक। विचार का यदि कोई आपसे पूछ ले कि राष्ट्र शब्द अलग है, पति शब्द अलग है, एक में कैसे मिल गया, तो आप क्या जवाब देंगे? वहां पर आप बिना संस्कृत व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किए बिना आप जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत भाषा ही है। हिंदी भाषा में हम लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं वो शब्द सब संस्कृत के हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति भी तो संस्कृत भाषा से ही हुई है। इसलिए दुनिया के कोई भी शब्द जो हम लोग हिंदी में प्रस्तुत करते हैं उनका जड़ संस्कृत भाषा ही है। इसलिए यदि हम लोग ये सोचे कि संस्कृत भाषा को पीछे करके, संस्कृत व्याकरण को पीछे करके हम लोग हिंदी भाषा को मजबूत बना लेंगे, हिंदी भाषा को और ऊपर ले जाएंगे, ये सोचना मूर्खतापूर्ण बात है। इसलिए क्योंकि यह हम अधिकतर जो भी हम लोग हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं वो भी संस्कृत में ही होता है। प्रधानमंत्री, राजनीति शब्द देख लीजिए, प्रधानमंत्री इस शब्द में प्रधान और मंत्री में कर्मधारय समास हुआ है। कौन समास हुआ है? कर्मधारय समास हुआ है। हम लोग हिंदी में भी प्रधानमंत्री ही बोलते हैं। राष्ट्रपति शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। मुख्यमंत्री इस शब्द में भी कर्मधारय समास हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं इसे हिंदी भाषा में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन है संस्कृत है। इसी तरह अन्य कोई भी शब्द देखा जाए,
राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमने यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया है, हमने वह शब्द केवल इसीलिए प्रयोग किया है। किस लिए प्रयोग किया है? हमने इसलिए प्रयोग किया है कि आप लोग समझिए कि संस्कृत भाषा कहाँ कहाँ तक छाई हुई है। विचार ये करना चाहिए कि हम लोग यदि समाचार पत्र, ध्यान देना है, समाचार पत्र, समाचार भी संस्कृत शब्द है और पत्र भी संस्कृत शब्द है। एक अखबार, एक पत्र का नाम है दैनिक जागरण। ये दैनिक शब्द भी संस्कृत है और जागरण शब्द भी संस्कृत है। दिने भव दैनिका बनता है, दिने भवम दैनिकम। और जागरण का अर्थ आप लोग को मालूम है, जागना। हाँ, तो हम लोग जो प्रयोग करते हैं, जो संस्कृत भाषा में भी जो शब्द प्रयोग करते हैं, वो भी तो आखिर है संस्कृत ही, केवल क्रिया में बदलाव है। कहाँ बदला, किसमें बदलाव है? क्रिया इत्यादि में। रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। हमने संस्कृत का जो शब्द था राम भी रखा और विद्यालय भी रखा। हमने क्या किया, हमने यह गच्छति के स्थान पे बदल दिया जाता है। केवल इतना ही अंतर है बस। बाकी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में 100 में से 90% से अधिक कहें 95% नज़दीकी है। तो इसलिए यदि हिंदी भाषा को यदि मजबूत करना है, यदि हिंदी भाषा को मजबूती प्रदान करना है, तो संस्कृत व्याकरण और संस्कृत भाषा का संरक्षण नितांत आवश्यक है। और बिना संस्कृत भाषा और बिना हिंदी भाषा के विकसित हुए बिना भारत देश कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता। ये 100% सत्य है। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे हिंदी भाषा में ऐसे अनेकों शब्द हैं जो कि जिसका उपयोग हम संस्कृत से ही लेकर करते हैं। इसलिए हमको ये जानना चाहिए कि हमारे इस व्याकरण शास्त्र की, संस्कृत व्याकरण की उपयोगिता क्या है। व्याकरण शास्त्र की महत्ता के बारे में, इसकी महिमा के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काढ़ादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। कड़ाद का यहाँ कड़ाद से लेना है न्याय शास्त्र, न्याय और वैशेषिक शास्त्र। न्याय और वैशेषिक शास्त्र इसका संबंध तर्क से है। तो यदि कोई तर्क शास्त्र का ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान कर लेता है, तो प्रायः उसकी जो बुद्धि है यह उत्कृष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि तर्क का मतलब ही है अधिक से अधिक विचार करना। ये मैं तर्क का सामान्य अर्थ बता रहा हूं। और दूसरा है काढ़ादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। पाणिनीना प्रोक्तम पाणिनीयम। पाणिनि ने जो कहा, आचार्य पाणिनि ने जिसका ज्ञान दिया, वही क्या है? वही है पाणिनीय अर्थात व्याकरण शास्त्र। तो यदि व्याकरण शास्त्र का यदि हमको ज्ञान हो जाए, व्याकरण शास्त्र ज्ञान होने के बाद दुनिया का ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है, एक वैयाकरण, एक व्याकरण शास्त्र ज्ञानी, जिसमें वो अपना दिमाग लगा दे, अपना मस्तिष्क एक बार लगा दे तैयारी करने में, और उसका ज्ञान ना हो, ऐसा असंभव है। अर्थात व्याकरण शास्त्र का ज्ञानी व्यक्ति, व्याकरण शास्त्र ज्ञान करने वाला जिस किसी भी शास्त्र को जानना चाहता है वह जान लेता है। यह काढ़ाद और व्याकरण शास्त्र की महिमा है। और मित्रों, व्याकरण शास्त्र में जो प्रयोग होता है ये तो इतना दुरूह है, इतना कठिन है। प्रयोगों को साधते साधते व्यक्ति का जो दिमाग होता है ना, वह कंप्यूटर हो जाता है, कंप्यूटर की तरह कार्य करने लगता है। स्वाभाविक है। आप लोग कभी कौमुदी के प्रयोगों को यदि किसी एक शब्द रूप पूरे, जैसे राम शब्द हो गया, राम शब्द का पूरा रूप साध कर देखिए। भू धातु का जो पूरा रूप बनता है भवति भवता भवंती, एक बार साध कर देखिए। अगर आप लोग जिस दिन बिना ग्रंथ का साध लेंगे, आप लोग को लगेगा कि आज हमारा जो मस्तिष्क है पूर्णतः पहले की अपेक्षा और उन्नति को प्राप्त किया है। तो मित्रों, व्याकरण शास्त्र और संस्कृत भाषा के बारे में
जितना भी कहा जाए कम ही है। और आज सरल संस्कृत व्याकरण के माध्यम से हम लोग किन किन विषयों के बारे में जानेंगे, किन किन विषयों का हमें ज्ञान होगा, आइए इसके बारे में सामान्य जानकारी कर लें। व्याकरण में यदि हमको सरल संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा के बारे में सामान्य जानकारी के साथ साथ संस्कृत भाषा में बोलना, पत्र लिखना, व्यवहार में प्रयोग करना, उपयोग में लाना इत्यादि अगर ये जानकारी सीखनी है तो सबसे पहले हमको संधि के बारे में जानना होगा। और संधि जानने के पहले भी हमको 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में ज्ञान करना होगा। वे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। प्रथम है अयुड़, मैं क्रम से बोल रहा हूँ। अयुड़, रीलृक, ए ओंग, अय औच, हय वरट, लन, यम गणनम, झभय, घटधस, जब गडदश, ख फ छ ठ थ चट तौ, कपय, शस सर, हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानकारी जानना आप लोग को अति आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के द्वारा हम लोग प्रत्याहार का ज्ञान करेंगे। और जब तक हम प्रत्याहार के बारे में नहीं जानेंगे तब तक संधि के साथ साथ अन्य जगह जगह जो सूत्रों में प्रत्याहार आते हैं, जो प्रत्याहार से संबंधित वर्ण आते हैं, उनके बारे में समझने में हम लोग को कठिनाई होगी। इसलिए हम लोग को प्रत्याहार का ज्ञान कर लेना पूर्णतः आवश्यक है। और देखिए, आज का जो विषय है, आज हम कोई विशेष ज्ञान प्रस्तुत न करके सरल संस्कृत व्याकरण में ऐसे कौन कौन से विषयों को शामिल किया जाए जिससे कि आप लोग का 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2 मास अथवा 3 मास जल्द से जल्द आप लोग को संस्कृत में बोलना आ जाए, संस्कृत भाषा की सामान्य जानकारी हो जाए और उसको आप पत्र लिखने में इत्यादि में प्रयोग कर सकें। आप लोग ये महसूस कर सकें कि हाँ कि हम लोग भी संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ जानते हैं। इसलिए मैं उन विषयों को उपस्थित करूंगा। समय अपनी सीमा पार कर रहा है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए मैं मुख्य विषयों को अवगत कराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, ध्यान देना है, इस सरल संस्कृत व्याकरण में लगभग 13 से 15 दिन तक सबसे पहले प्रथम दिन प्रत्याहार के बारे में जानकारी दी जाएगी कि प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार के बारे में पहले दिन और दूसरे दिन 2 दिन जानकारी देने के बाद 13 से 15 दिन तक संधि के बारे में अवगत कराया जाएगा कि संधि क्या है। हम लोग 13 और 15 दिन लगातार यदि हम संधि के बारे में समझ ले तो मुझे विश्वास है कि संधि का ज्ञान इस तरह से हो जाएगा कि लघु कौमुदी में जो मुख्य संधियां हैं उनके सूत्रों के बारे में भी और उनका जो सम्यक अर्थ है उनके बारे में भी बोध हो जाएगा, उनके बारे में भी ज्ञान हो जाएगा। ये मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सार को ग्रहण करते हुए मैं आप लोग को प्रस्तुत कर सकूं, जिससे कि प्रायः यह अनेक ग्रंथों में जो श्लोक जो मिलते हैं, जो भी श्लोक मिलते हैं, जो भी संधियां मिलती हैं, उनमें से लगभग 100 में से 90% शब्दों में जो संधियां हैं वो आप लोग को उसका ज्ञान हो जाए, मालूम चल जाए। इसके साथ साथ आगे यदि आप लोग टीजीटी, पीजीटी और बीएड में प्रवेश के लिए अथवा टेट, बीटीसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए तो सामान्य ज्ञान जो अति आवश्यक है, वह जितना आवश्यक सामान्य ज्ञान है वह मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सरल संस्कृत व्याकरण के माध्यम से
आप लोग के समक्ष वो प्रस्तुत हो जाए, जिससे आप लोग को कोई भी प्रतियोगी परीक्षा यदि तैयार करनी हो तो उसमें भी आसानी हो। तो 13 से 15 दिन तक संधि की कक्षा चलेगी। उसके बाद समास प्रयोग साधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रयोग संधि इसलिए जरूरी है क्योंकि संधि का मतलब होता है वर्णों का मेल, दो अक्षरों का मिलना। दो शब्द अलग अलग हैं, वो आपस में कैसे मिले? जैसे विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द में विद्या शब्द अलग है और आलय शब्द अलग है। तो विद्या शब्द अलग है और आलय ये शब्द अलग है, लेकिन दोनों मिलके कहे गए विद्यालय। विद्या का अर्थ होता है विद्या ज्ञान और आलय का अर्थ होता है स्थान। दोनों का अर्थ अलग अलग है और दोनों अलग अलग अर्थ को कहने लगे, लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक नए ज्ञान के बारे में, एक नए शब्द के बारे में हम लोग को शब्द का ज्ञान हो जाता है। किसके बारे में मालूम चल जाता है? विद्या का स्थान, जहाँ विद्या का अध्ययन होता है, ऐसे शब्द के बारे में हमको ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, विद्यालय, विद्या अलग है, आलय अलग है। यहाँ पर संधि होने के पहले समास होता है, यहाँ पर संधि होने के पहले षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसलिए कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि संधि में भी पहले समास होकर के तब संधि होती है। हमेशा सभी जगह ऐसा नियम नहीं है, लेकिन प्रायः जहाँ जहाँ दो अक्षर आपस में मिलते हैं, यदि वहाँ समास प्राप्त है तो पहले समास होकर के तभी संधि होगी। इसलिए अब संधि के बाद हम लोग को समास के बारे में जानकारी इसलिए आवश्यक करना है क्योंकि समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। समास के बारे में जान लेने के बाद हम लोग क्या होता है, यह हम लोग कई शब्दों को, 2 या 3 शब्दों को आपस में मिलाकर एक शब्द में लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, जो दीर्घता रहती है, जो बड़ापन रहता है, वह कम हो जाता है, वह यह छोटे रूप में आ जाता है। जैसे हमने कहा विद्याया आलयः, हमने विद्याया आलयः, इतना बड़ा शब्द था विद्याया आलयः, लेकिन जब समास कर दिया तो बन गया विद्यालय। विद्याया आलयः का विग्रह था, समास में जो विग्रह होता है उसका विग्रह था विद्याया आलयः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। लेकिन जब हमने समास कर दिया तो बन गया विद्यालयः। इस तरह समास क्या करता है, शब्दों में यदि कई शब्द हैं तो उनको मिलाकर के एक शब्द बनाता है, संक्षेप करता है। अब संधि समास के बाद तो समास का अध्ययन हम लोग मुख्यतः 10 दिन में प्रयास ये रहेगा कि 10 दिन में समास का अध्ययन हो जाए। उसके बाद मित्रों, जो आप लोग को याद करना आवश्यक है, तैयारी करना परम आवश्यक है, वो है शब्द रूप धातु रूप। यदि अभी तक संधि समास जिसके बारे में मैं आप लोग को बताया, यदि वह तैयारी यदि आप लोग नोट कर लिए, धीरे तैयारियां करेंगे, बाद में तैयार करेंगे, समयाभाव के कारण तैयार नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शब्द रूप धातु रूप इसका ज्ञान करना, इसको तैयार करना आवश्यक है। शब्द रूप धातु रूप मित्रों, शब्द रूप में, शब्द रूप के लिए अधिकतम नहीं, शब्द रूप में मैं ऐसे 10 शब्द दूंगा, उन 10 शब्दों को यदि आप लोग, उन 10 शब्दों का यदि आपने रूप तैयार कर लिया तो लगभग यह उसको इस यह जगह जगह जो प्रयोग किया जाता है 100 में से 80% आप लोग अनुवाद का शुद्धतम प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए शब्द रूप का ज्ञान करना, शब्द रूप को रटना आवश्यक है। शब्द रूप के साथ साथ धातु रूप में जब मैं कक्षा 8वीं में था तब पढ़ा था कि यह 5 ही लकार मुख्य है, लेकिन कौमुदी की परंपरा में आने के बाद ये ज्ञान हुआ कि लकार 10 होते हैं और उन 10 लकारों के बारे में जानना परम आवश्यक है। इसलिए मित्रों, यह प्रयास आप लोग का पूरा ये रहना चाहिए कि
यह भू धातु और दो तीन कुछ धातुएं मैं और दूंगा। उन धातुओं के बारे में भी, उन धातुओं को पूरी तरह रट जाना है। बाकी अन्य के बारे में यदि आप यदि ये तीन चार यदि रट जाएंगे तो बाकी सरल हो जाएगा। यह सामान्य रूप से जो अनुवाद इत्यादि है वो आप लोग कर पाएंगे। तो शब्द रूप, धातु रूप, यह प्रक्रिया चलेगी 5 दिन। 5 दिन में हमको शब्द रूप और धातु रूप से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर देना है। शब्द रूप क्या है? देखिए, शब्द रूप का अर्थ है सुबंत। सु और जस इत्यादि जो सुप्रत्यय हैं, ये प्रत्यय जिनसे होते हैं, जिन शब्दों से होते हैं, तो वो प्रत्यांत शब्द कहलाते हैं, सुबंत। इसी तरह तिप्त जी इत्यादि जो आदेश होते हैं लकार के स्थान पे, ये अंत में जिनके होते हैं उन्हें धातु रूप कहा जाता है, उन्हें तिङंत कहा जाता है, और इन्हें शब्द रूप को कहा जाता है संस्कृत में सुबंत। तो सुबंत को ही यहाँ पर शब्द रूप और तिङंत को ही यहाँ पर धातु रूप से कहा गया है, ये समझना चाहिए। शब्द रूप, धातु रूप के बाद हम लोग जानेंगे अनुवाद के नियम के बारे में। अनुवाद के नियम के साथ साथ वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या है, और उसके अनुवाद के नियम क्या है, उसके प्रयोग के नियम क्या है, इसके बारे में। फिर कारक प्रक्रिया को, क्योंकि सामान्य कारक में जितनी सामान्य है, जो मुख्य कारक हैं, जो मुख्य हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक है इत्यादि, इससे संबंधित जो मुख्य सूत्र हैं उनके बारे में तो हम लोग अनुवाद के दिन ही आवश्यक जानकारी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनके बारे में जानने के बाद फिर फिर कारक के मुख्य सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे कि यह अर्थात कब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, कब पंचमी विभक्ति का प्रयोग। मित्रों, अब यदि मैं कुछ भी अभी कहूँगा तो, क्योंकि अभी आप लोग संधि में भी प्रवेश नहीं किए हैं, अभी मैं प्रत्याहार के बारे में भी नहीं बताया हूँ, इसलिए अभी उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हाँ, आप यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके पहले, अनुवाद के पहले 3 दिन तक, 3 दिन में जो व्यवहारिक शब्द हैं, व्यवहारिक अर्थात पारिवारिक, हम लोग परिवार में जो भाषा यूज करते हैं, यह अपने रिश्तेदारों के यहाँ जो शब्द यूज करते हैं, जो शब्द प्रयोग करते हैं, जो शब्द प्रयोग में लाते हैं, उनका संस्कृत क्या होगा। खान पान की वस्तुओं से लेकर के बर्तन, कपड़ा इत्यादि जितने भी बोलचाल में आने वाले शब्द हैं, उनकी संस्कृत क्या है, उनको भी मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप लोग यह इन शब्दों के बारे में जानने के बाद सामान्य रूप से, अगर यदि सामान्य संस्कृत व्याकरण के बारे में यदि ज्ञान हो जाएगा तो इनका प्रयोग आप आगे के लिए कर पाएंगे। और मित्रों, जहाँ तक मुझे विश्वास है, यदि सरल संस्कृत, यदि किसी को व्याकरण शास्त्र के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है, और यदि वो चाहता है कि मैं व्याकरण शास्त्र की गहराई तक जाऊं, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ऐसे ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकूं, तो मित्रों वे एक बार सरल संस्कृत व्याकरण के बारे में जानने का प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि सरल संस्कृत व्याकरण, इसके बारे में ज्ञान करने के बाद उनकी रुचि, यदि उनके अंदर जिज्ञासा है, तो स्वतः उनकी प्रवृत्ति अन्य जो दुरूह ग्रंथ हैं, जो कठिन ग्रंथ हैं, उनमें हो जाएगी, और फिर वे जितना प्रयास करेंगे उसके अनुसार व्याकरण शास्त्र में चरम लक्ष्यता को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, पुनः एक बार आप लोग को अवगत कराते हुए, प्रबोधिनी एकादशी अर्थात 25 नवंबर से सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ, बाल मनोरमा टीका सहित
उसकी सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ, बाल मनोरमा टीका सहित हम लोग अध्ययन करेंगे। उसकी कक्षा चलाई जाएगी और उसका जो समय रहेगा, समय आप लोग को 1 अथवा 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले ही समय आप लोग को बता दिया जाएगा कि कितने से कितने बजे तक वह कक्षा चलेगी। जहाँ तक मेरा विचार यह है कि शाम के समय, शाम 4 बजे के बाद ही अथवा दोपहर में 2:30-3 बजे के बाद ये आपका यह जो कक्षाएं हैं ये रखी जाएं, क्योंकि सुबह प्रातःकाल मेरे पास भी समय नहीं रहता। मैं खुद विद्यालय में स्वयं पढ़ाता हूँ छात्रों को और प्रातःकालीन सत्र देखना पड़ता है पूरा। इसलिए द्वितीय सत्र में अर्थात दोपहर 2-2:30 बजे के बाद ही समय रखा जाएगा। और यह जो समय रखा जाएगा, यह पूरा प्रयास यही किया जाएगा कि यह द्वितीय सत्र में या तो आपका 2:30 बजे के बाद या शाम को अथवा रात्रि में कोई एक समय, रात्रि में कुछ लोग का विचार था कि रात्रि में 6 से 7 रख दिया जाए और कुछ लोग का विचार था कि रात्रि में 9-10 भी रख दिया जाए, क्योंकि 7 से 9 के बीच में यह विद्यार्थी जो रहते हैं संस्कृत के बाहर, वो भोजन इत्यादि बनाने में और आवश्यक कार्य करने में लग जाते हैं। इसलिए यदि रात्रि में भी यदि कक्षा का समय रहेगा तो 6 से 7 अथवा 9 से 10 यही समय रखा जाएगा। समय के बारे में, कौन सी कक्षा का समय कब रहेगा, इसके बारे में आप लोग को 2 दिन पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। तो मित्रों, आप लोगों से निवेदन है, मेरा उद्देश्य इतना है कि संस्कृत भाषा के बारे में यदि मैं कुछ अभी तक जान पाया हूँ और संस्कृत भाषा की महत्ता क्या है, मुझे जो इतने दिनों तक अध्ययन करने के बाद और अब भी लगातार मैं अध्ययन कर ही रहा हूँ, यह दिन प्रतिदिन पहले की अपेक्षा और अन्य कठिन शास्त्रों में प्रवेश भी होता जा रहा है। यह गुरु जी लोगों का आशीर्वाद है कि इस तरह मेरी भी धीरे धीरे उन्नति हो रही है और मैं आप लोग के सामने सार से सार के रूप में इतनी सरलता से मैं किसी भी ज्ञान को रख सकूं कि आप लोग को दोबारा एक बार आप सुन ले, वो चाहे आपका बाल मनोरमा टीका रहे और चाहे सिद्धांत कौमुदी का प्रयोग रहे अथवा चाहे कोई नियम रहे, चाहे अनुवाद का अथवा संधि समास का कोई नियम रहे। मेरा विचार ये है कि इस तरह मैं प्रस्तुति करूं कि आप लोग यदि एक बार सुन लें तो दोबारा आप लोग को सुनने की आवश्यकता न पड़े, आप लोग को ज्ञान हो जाए। इसलिए मित्रों, आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करें मेरा यह जो प्रयास है यह सफल हो और आप लोग भी दिन प्रतिदिन नित्य निरंतर संस्कृत भाषा के लिए प्रयास करिए, जिससे संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाते हुए और संस्कृत भाषा को मुख्यता प्रदान करते हुए भारत देश एक दिन विश्व गुरु बन सके और हम लोग को और सभी का कल्याण भी संस्कृत के लोगों का न कहिए, भारत के सभी लोगों का कल्याण इसी में छिपा है। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। एक बार गुरुवंदन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।